जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने पिछले 2 वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने आपको वर्ग के बारे में पढ़ाया था। मीन्स स्क्वायर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज क्या होते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में 2 वीडियो में मिलाकर जो है उसके कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो करवाएं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपने वो दोनों जो वीडियो हैं पिछले वाले देखे होंगे और वहीं से कुछ थ्योरी जो है आपकी रिलेट करके एक क्वेश्चन जो है मैंने लिखा है यहाँ पर बोर्ड पर जो आपको दिख रहा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके पिछले एग्जाम में, एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल, मतलब बहुत ही एक बोले तो बेसिक लेवल का एग्जाम होता है, वहां पर पूछा गया था। बट इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं पढ़ी है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, तो अगर करोगे तो इसको 1 मिनट लगेगा और इस क्वेश्चन को करने में अगर आप 1 मिनट लेते हो तो दूसरे क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10 सेकेंड लेने हैं और उसके लिए क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, जो मैंने स्क्वायर में पढ़ाए हैं, स्क्वायर के कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं आज ये आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से दे रखा था और क्या आपसे पूछा था। ठीक है, फिर चलेंगे हम आज जो पढ़ना है रेक्टेंगल के बारे में। मीन्स रेक्टेंगल जैसे अपन ने स्क्वायर पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, मेंसुरेशन वाले जो भी सारी चीज़ें पढ़ी है, उसी तरीके से आपको रेक्टेंगल भी पढ़ना है। ठीक है, मीन्स रेक्टेंगल की ज्योमेट्री पढ़नी है, रेक्टेंगल को एक्चुअली समझना है। अगर आपने स्कूल लेवल पे जिस भी तरीके से पढ़ा हो, बट यहाँ पर आप अच्छे से समझे कि एक्चुअली रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, विद द प्रूफ सारी चीज़ें मैं आपको समझूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को देखें कि इस तरीके से एमपी पुलिस 2017 में ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा था कि एक वर्ग था। ठीक है, एक वर्ग एबीसीडी के मध्य बिंदु को मिलाकर, आपको ऐसा बोल रखा था कि एक वर्ग एबीसीडी के मध्य बिंदु को मिलाकर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चतुर्भुज। तो सबसे पहला तो उसने यहाँ पर यही कंफ्यूजन दिया था कि अगर किसी वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, तो हमेशा जो नई आकृति बनती है वो भी क्या बनती है? वर्ग ही बनती है। ठीक है, मीन्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने स्क्वायर में बताया है ये कि अगर किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाकर आप एक नया स्क्वायर अगर फॉर्म कर रहे हो तो वो भी क्या होगा? आपका जो होगा वो भी एक स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, मीन्स अगर मिड पॉइंट को मिलाकर अगर आप एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, जैसे यहाँ पर आप इसके अगर मिड पॉइंट को मिलाओगे, यहाँ पर आप देखें, अगर ये इसका मध्य बिंदु ले रहा हूँ इन दोनों साइडों का, और ये अगर यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर एक नई आकृति बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगी? यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो नया चतुर्भुज बना है ये भी क्या बनेगा? हमेशा एक वर्ग ही बनेगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए। और फिर उसने पूछा था कि इसका एरिया क्या होगा। अगर इस बाहर वाले का एरिया अगर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये जो नया वर्ग बना है आपका, इसका एरिया क्या होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका एरिया आप कैसे बता सकते हैं? अगर आपने कॉन्सेप्ट में समझा है, पिछले 2 लेक्चर भी अगर देखे हैं, तो वहां मैंने बताया था कि जो आपका ये बाहर वाला जो एरिया होता है, इस वर्ग का एरिया होता है, वो इसका जस्ट क्या होता है? दुगना होता है। ठीक है, कि अगर ये 16 है तो अंदर वाले इस स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आप पढ़ते ही इसका आंसर टिक कर सकते थे, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन देख रहा था तब मेरे को ये आइडिया लगा कि हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन आया और ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने तो वहां पर जो है इसको जो टिक कर दिया, बट मैंने आपको बताना चाहा, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं कि आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उनको इस तरीके से याद भी रखें कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जहां ज्यादा थ्योरी आपको यूज नहीं करनी है, तो वहां आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट इस तरीके से आप समझ ले। मैंने आपको बताया था कि अगर एक वर्ग है और इसके मिड पॉइंट को अगर आप मिला रहे हैं, इसके मध्य बिंदु को मिला रहे हैं और एक नया वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एक नया अगर चतुर्भुज बना रहे हैं, तो वो हमेशा क्या बनेगा? वो हमेशा एक वर्ग ही बनेगा। अगर एक वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाकर अगर एक नया चतुर्भुज बना रहे हैं, तो वो हमेशा क्या बनता है? वर्ग बनता है। ये मैंने अच्छे से समझाया था। फिर अगर ये वर्ग बना है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जो इस बड़े वाले वर्ग के जो रिलेट करके, अगर इसको रिलेट करके देखोगे तो क्या होगा? तो अगर ये अगर आपका 1 है तो इसका कितना होगा? अंदर वाले का आधा होगा। सिंपल। ठीक है, मीन्स अगर ये आपका 16 दे रखा है तो इस अंदर वाले का एरिया कितना होना चाहिए? आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और यही रिलेशन मैंने आपको समझाया था। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपने थ्योरी पढ़ी है अच्छे से, तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। ये क्वेश्चन हाँ आपको समझ में आया होगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। आज आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? रेक्टेंगल। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाए थे, उसके सारी जो है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ाई थी, उसी तरीके से आपको रेक्टेंगल को भी समझना है। और रेक्टेंगल को समझने के लिए कुछ चीज़ें जो है स्क्वायर से अलग है, तो वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर जो है
ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से ये जो है स्क्वायर से अलग होता है, ठीक है। ओनली साइड और ये तो आपको पता होगा कि अगर आप वर्ग की अगर बात करेंगे तो उसकी चारों भुजाएं जो होती है बराबर होती है, और अगर यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। बट यही नहीं है, यही डिफरेंस नहीं है, और भी बहुत सारे इनमें अंतर होते हैं, वो आपको सारे समझने हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मैं ले रहा हूं, अगर बेसिक आपको अगर बोला जाए तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। और चतुर्भुज मीन्स अगर स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों साइड बराबर होती है और उनके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और इसको अगर आपको एक लाइन में अगर आपको डेफिनेशन इसकी अगर बतानी है तो आप कैसे बताएंगे कि रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों जो एंगल बनते हैं इस चतुर्भुज के वो कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये तो एक लाइन में आप इस तरीके से बता सकते हैं कि एक आयत होता क्या है एक्चुअली। अब इसको आप समझने का ट्राई करें। अगर इस तरीके से आप एक आयत लेते हो तो इस आयत की क्या क्या कंडीशन होती है, ए बी सी डी अगर एक रेक्टेंगल है तो इसमें सबसे पहले ए बी बराबर क्या होगा आपका सी डी, ठीक है। मीन्स अगर ये आपने एल लिया है, ये लंबाई है, तो ये भी क्या होगा, एल ही होगा, ठीक है। ये आपकी चौड़ाई बी है तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई बी ही होगी। मीन्स इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। फिर इसके चारों जो एंगल होंगे यहाँ पर AD बराबर क्या हो जाएगा आपका CB हो जाएगा, और चारों जो एंगल होंगे एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर कितने हो जाएंगे, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको क्या होगी, तकलीफ होगी नहीं। अब इसके फॉर्मूले भी एक बार और लिखवा देता हूँ मेंसुरेशन वाले, ताकि अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए। वैसे कोई भूलता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ग और स्क्वायर तो ऐसी बेसिक जो है प्रॉपर्टी है, मीन्स ये जो है आपके चतुर्भुज है, जो हर कोई इसको फॉर्मूला तो बता ही देगा कि लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप समझेंगे आगे धीरे धीरे जब अपन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। 1 से 2 लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें नई सीखेंगे आप। तो इसका जो एरिया होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। मीन्स किसी भी अगर आकृति का आप एरिया निकालेंगे, अगर किसी भी चतुर्भुज का आपको एरिया निकालना है तो वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, आपने यही स्क्वायर में देखा था तो वहाँ पर लंबाई और चौड़ाई इक्वल थी, इसलिए वो क्या हो गया था, ए स्क्वायर हो गया था। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। फिर अगर यहाँ पर इसका पेरीमीटर लेंगे आप, परिमाप लेंगे, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, साइडों का योग, ठीक है। मीन्स इसका ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो है, इसको अगर आप जोड़ लेते हैं, जैसे इस तरीके से एक वायर लिया आपने, ठीक है, ये वायर लिया, इस वायर की एक्चुअली पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई ही होती है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई ही होती है। जैसे आपने इतना बड़ा एक वायर लिया है, ये वायर 10 सेंटीमीटर का लिया है, और इसको आपने यहाँ से मोड़ा और इस तरीके से एक क्या कर दिया, एक आकृति बना दी, ठीक है। मीन्स इसको ऐसे मोड़कर आपने क्या बना दिया, एक आयत बना दिया। तो ये एक तरीके की क्या है, लंबाई ही है। तो इसको नापते काई में है, तो पेरीमीटर को नापते हैं मीटर या सेंटीमीटर में, और ये लंबाई होती है इसके जो चारों साइड वाली जो आपको दिख रही है यहाँ पर, कि ये लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये क्या होती है, इसका जो होता है पेरीमीटर। तो इनको आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2L + 2B, और ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो L + B, ठीक है। और मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये एक तरीके की क्या होती है, परिमाप लंबाई होती है, और इसकी जो यूनिट आती है हमेशा वो क्या आएगी, या तो मीटर या क्या आएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको समझना है कि इसका विकर्ण, इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, तो इसके विकर्ण में आपको आगे जाके समझाऊंगा कि इसके जो दोनों विकर्ण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे आप वहां पर जो है देखेंगे, बट यहाँ पर आप समझ ले कि विकर्ण निकालोगे कैसे, ठीक है। तो इसके अगर विकर्ण निकालने हैं आपको, तो सिंपल आपके सामने, अगर ये विकर्ण AC निकालना है आपको, तो विकर्ण AC अगर निकालना है तो AC बराबर क्या आएगा, इस यहाँ पर आप देखेंगे ACB में, ठीक है। इस त्रिभुज में देखें ACB में, या ABC जो है वो क्या है, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है B एंगल, ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो ये क्या बन गया है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आप हाइपोटेनियस निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका L² + B², ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट। मीन्स इस तरीके से ये हाइपोटेनियस आप निकाल लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा आपका L² + B², और इसी के बराबर क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहीं पर समझ ले आप कि बराबर कैसे होते हैं। 1 मिनट लेके मैं यहीं पर समझा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इसमें देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में ADB में, ठीक है, इस ट्राइंगल ADB में अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, ये क्या है, आपकी चौड़ाई है, ये क्या है, लंबाई है। और इससे अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे कि आधार का स्क्वायर बराबर, मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आपको यही जो है चीज़ इस
कर्ण के लिए भी मिलनी है कि इसकी भी लेंथ कितनी आएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगी। ठीक है, आप लगा कर देखें, बेसिक प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं ये। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसके दोनों विकर्ण इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि यहाँ पर भी एल बी है और यहाँ पर भी क्या है, एल बी ही है। ये एल है, ये बी है, यहाँ पर भी ये एल है आधार, और आपका परपेंडिकुलर क्या है, बी है। इसमें भी आधार एल है और परपेंडिकुलर क्या है, बी है। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका विकर्ण आया वो क्या आया, समान आया। क्या आया, समान, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इनके जो दोनों विकर्ण है क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपको क्या हुआ होगा, सारी चीजें अभी तक जो मैंने बताई ये समझ में आई होगी। अब इसकी क्या समझनी है आपको, ज्योमेट्री। इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आपको ज्योमेट्री समझनी है तो इसको थोड़ा सा, मतलब वर्ग से कुछ चीजें इसमें अलग होती है। सेम वहां से मैं रिलेट करके सारी चीजें पढ़ूंगा, बट कुछ चीजें अलग होती है, उनको ज्यादातर ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि वही एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो उनको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें इसमें अलग हो सकती है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल लिया है मैंने ABCD, यहां लिख ले क्या है, ये ज्योमेट्री किसकी, रेक्टेंगल की। ये रेक्टेंगल की ज्योमेट्री है। इसमें अगर ABCD में क्या ले रहा हूं, एक अगर मैंने रेक्टेंगल लिया है तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सारी चीज़ें जो वहाँ पर लिखी थी एक बार और लिख देता हूँ कि AB बराबर क्या है, मीन्स ये L लिया है तो ये भी L होगा, ये B लिया है तो ये भी B होगा। फिर आपके इसके जो चारों एंगल होंगे, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, और ये कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी जो मैंने आपको अभी बता दी है उस स्लाइड में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो पहला पॉइंट जो था आपका स्क्वायर में वो क्या था कि स्क्वायर के वर्ग के जो डायगोनल अगर डाल रहे हो आप इस तरीके से, अगर वर्ग का विकर्ण डाल रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या डाल रहे हो आप, वर्ग का अगर विकर्ण डाल रहे हो, तो वर्ग का अगर विकर्ण डालते थे तो वहां पर क्या होता था, जैसे आपने वर्ग का विकर्ण डाला है तो वहां पर जो होता था वो शीर्ष कोण को क्या करता था, शीर्ष कोण को 45 डिग्री में क्या कर रहा था, वो डिवाइड कर रहा था। ठीक है, मीन्स वर्ग के विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, ये आपने वहां पर पढ़ा था। बट यहाँ पर कंडीशन चेंज है कि यहाँ पर वर्ग के विकर्ण ये जो होते हैं, मीन्स आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण जो होते हैं वो शीर्ष कोण को, पहला पॉइंट यही लिखना है आपको, क्योंकि सारी चीजें जिस वे में मैंने आपको वहां पर पढ़ाई थी उसी वे में मैं यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आयत के विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करते। ठीक है, शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि आयत के विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करते, मैंने लिख भी दिया है, ऐसा कैसा आपको नोट्स में मिल भी जाएगा। ठीक है, अब आपको समझना है कि समद्विभाजित एक्चुअली क्यों नहीं करते हैं, करते नहीं है, ये आपने लिख लिया, समझ भी लिया। जिससे आपने वर्ग में समझा था कि 45 डिग्री पर अगर समद्विभाजित कर रहे हैं, मीन्स दो समान भागों में बांट रहे हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से बांटेंगे, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप समझे कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित क्यों नहीं करते हैं। तो सिंपल मैंने वर्ग में इस तरीके से बताया था आपको कि वर्ग में क्या होती है, इसकी चारों भुजा, जैसे ये ए ले रहे हो तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी, आपकी ए होगी। ठीक है, मीन्स इसकी चारों भुजाएं समान होगी। अब आपने इस तरीके से एक विकर्ण डाला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या डाला आपने, विकर्ण डाला, तो ये एंगल तो क्या है, इसमें 90 डिग्री का है, जैसे इसमें भी ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। बट इसमें ये दोनों जो भुजाएं हैं ये क्या है, बराबर है, तो इनके सामने वाले ये जो दोनों कोण होंगे ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और वो बराबर होने की वजह से कितने आए थे, ये 45 डिग्री आ गए थे। बट यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लेंथ क्या है, एल है, और एक लेंथ बी है, तो इसके आमने सामने वाले एंगल जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर आमने सामने वाले जो एंगल हो रहे थे इस ट्राइंगल में, इन दोनों भुजाओं के ये जो इस भुजा ए के सामने वाला एंगल 45 था, तो इस भुजा ए के सामने वाला एंगल भी कितना आएगा, 45 आएगा। और बराबर क्यों आए, क्योंकि एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री है, तो ये बराबर 45 डिग्री के ही बचने दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैंने वहां पर समझाई थी। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक साइड क्या है, एल है, और एक साइड क्या है, बी है। मीन्स ये भी अलग है, इसकी भी कुछ लेंथ अलग होगी, लंबाई होगी, और ये क्या होगी, चौड़ाई होगी। अगर ये जैसे मान लो कि ये 10 है तो ये 8 या ऐसे कुछ तकरीबन होगा। ठीक है, जो भी आपको दे रखा हो, बट क्या होगा, अलग होगा, सेम नहीं होगा। और जब ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे, इन केस आप ये सोच रहे हो कि अगर मान लो ये सेम हो गया, तो सेम हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये आयत है तो इसमें ये दोनों लेंथ अगर समान नहीं है तो ये दोनों जो आपके
यहाँ पर ये जो कोण बनेंगे, अगर ये थीटा बना है तो ये कुछ और बनेगा, ठीक है, ये थीटा नहीं बनेगा, ये कुछ और बनेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आयत के विकर्ण एक्चुअली एक दूसरे को मीन्स शीर्ष कोण को समद्विभाजित क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मैंने नहीं करते हैं, ये आपको नोट करना है, नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको अगर समझ में आया तो अब अपन आगे बढ़ेंगे कि आगे इसमें क्या क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपने एक चीज पढ़ी होगी लाइन एंड एंगल में आपने पढ़ा था अल्टरनेट एंगल, आपने पढ़े थे एकांतर कोण, ठीक है। लाइन एंड एंगल में जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि एकांतर कोण क्या होते हैं, कि अगर मान लो इस, या फिर आप सिंपल याद रखें कि वो जो जेड बनता था, ठीक है, जो आपका जेड बनता था, ये जेड जो होते हैं, ये जेड वाला जो आपके कहीं पर भी शेप बन रही है तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होता था, थीटा होता था। और इन दोनों एंगल को ही क्या बोलते थे आप, एकांतर कोण बोलते थे, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये AB और ये CD क्या है, दोनों पैरेलल है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि ये दोनों लाइन समांतर क्यों है, तो इसका सिंपल जो है मतलब वही है कि समांतर रेखाएं कब होती है, जब दो रेखाएं इस तरीके से हो कि उनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। मींस उनके बीच में एक कांस्टेंट जो है नियत दूरी हो, कि कभी भी वो दूरी ना ज़्यादा हो ना कम हो। जैसे ये दोनों लाइन है तो इन दोनों लाइन में अगर यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी एच की क्या होनी चाहिए, आपकी दूरी होनी चाहिए। तो उसी तरीके से अगर यहाँ देखोगे तो इस AB और इस CD, इन दोनों लाइनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या रहनी है, B ही रहनी है, क्योंकि B क्या है, इस आयत की क्या है, इस आयत की क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, AB और CD क्या है, दोनों पैरेलल है। और ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर आप ये बना सकते हो Z एकांतर कोण। यहाँ पर आप देखें, इसको इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, Z बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बना के बता के ट्राई करता हूँ। ये Z बना आपका, अगर ये Z बना, इसमें अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, सिंपल एकांतर कोण, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये क्या है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, आपका थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये पूरा एंगल क्या होता है, ये पूरा एंगल होता है आपका कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है, आपको बता दोगे, ये होता है कितने, 90 डिग्री का। और इसमें से अगर ये थीटा माइनस करोगे तो 90 डिग्री का अगर ये पूरा एंगल है और इसमें से अगर थीटा माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। कितना बचेगा आपका, 90 माइनस थीटा। मैं पेन की निब थोड़ी छोटी करता हूँ। ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये जो बचेगा ये 90 माइनस थीटा बचेगा। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप करेंगे कि एक और डायगोनल खींच सकते हैं इसका, मीन्स इसका एक और विकर्ण आप डाल सकते हैं। तो एक विकर्ण और इस तरीके से आप डाल देंगे यहाँ पर। तो ये विकर्ण भी क्या करेगा, तो इन शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करेगा। जिस तरीके से मैंने इसमें लगाया था उसी तरीके से आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट अगर मैं ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये अगर मैं O लेता हूँ कि ये पॉइंट क्या है आपका O है, तो आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल मिलेंगे, ठीक है। जो ट्राइंगल मैं आपको बता रहा हूँ ये आप देखें पहले। आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल मिलेगा ट्राइंगल AOB और एक ट्राइंगल मिलेगा आपको कौन सा, ट्राइंगल COD, ठीक है। ट्राइंगल COD या DOC लिख ले, इसको क्या लिख ले, DOC। ये दोनों ट्राइंगल में क्या रिलेशन है वो आपको समझना है, इससे आपकी सारी थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। और आप इस ट्राइंगल में अगर इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो ये दोनों एंगल क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, अल्टर मीन्स आपके क्या है, आपके यहाँ पर अगर देखेंगे इन दोनों में तो ये क्या है, क्रॉस से दोनों लाइन क्या कर रही है, इस तरीके से क्रॉस कर रही है, ठीक है। और जब भी अगर दो लाइन इस तरीके से क्रॉस करे और वहां पर ये जो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, ये आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और वो क्या होते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। मीन्स अगर आपने ये मान लो कि ये 30 डिग्री लिया है तो ये भी क्या होगा, आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप ये बोलोगे कि ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये वाला होगा, उतना ही एंगल क्या होगा, ये वाला, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको पता चला कि इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल DOC में आपके सामने दो एंगल क्या आ गए, बराबर आ गए। कि एक एंगल इसका थीटा, तो इसका भी क्या है, थीटा है, और ये दोनों एंगल बराबर है। तो इसका जो तीसरा एंगल होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आपने इतनी तो थ्योरम अगर पढ़ी है, अब मतलब अभी तक ज्योमेट्री पढ़ी है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि इसका ये जो तीसरा एंगल बचा है, यहाँ पर समझूंगा मैं, बट आप समझने का ट्राई करें कि इसका तीसरा एंगल एक्चुअली इक्वल क्यों होगा। तो आप बोलेंगे कि इक्वल इसलिए होगा कि
किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब उसमें से दो कोण इसके भी बराबर है और दो कोण इसके भी बराबर है, कि मान लो इन दोनों कोणों का योग कितना है, 100 डिग्री है, इन दोनों का योग 100 डिग्री है, और मान लो अगर ये बराबर है तो इनका भी योग 100 डिग्री होगा। तो अगर इसको 180 में से 100 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, 80 डिग्री का। उसी तरीके से ये भी कितना बचेगा, 80 डिग्री का। तो आपको पता चला कि इन दोनों त्रिभुज के तीनों कोण क्या आ गए, तीनों कोण क्या आ गए, बराबर। ठीक है, तीनों कोण आपके क्या मिले, बराबर मिले। तो एक कंडीशन आपको मिली यहां पर इन दोनों ट्राइंगल में कि इनके तीनों कोण बराबर आ गए। तो इससे आप क्या बता सकते हैं कि जब भी किसी ट्राइंगल के दो ट्राइंगल, अलग अलग ट्राइंगल के तीनों ही कोण बराबर आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, तो आप बता दोगे वो होते हैं समरूप। ठीक है, बट यहीं पर आपको यहीं पर समरूपता ही प्रूफ करके नहीं रुकना है। आप अगर आगे इसमें और देखोगे तो इसमें एक्चुअली क्या है, आपको इसकी जो संगत भुजाएं है, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, तो इसके सामने देखिए जो शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, इनके सामने वाली संगत भुजाएं देखें कि इसके अगर सामने देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एल है। मीन्स अगर संगत भुजाएं देखेंगे आप तो संगत भुजाओं का रेशियो क्या है, तो इसके सामने, इस कोण के सामने क्या है, ये एल है, तो इस कोण के सामने भी क्या है, ये एल है। मीन्स अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर लंबाई ही होगी, क्योंकि दोनों लंबाई क्या है, इक्वल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों लंबाई जो होगी, अगर ये मान लो अगर 50 रही होगी तो ये भी कितनी रही होगी, 50 ही रही होगी, क्योंकि आयत की प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस कोण के सामने जो यहाँ पर लेंथ होगी वही यहाँ पर होगी। तो आप ये बता दोगे कि ये जो संगत भुजाएं हैं वो क्या है, L/L। और संगत भुजाएं कैसे देखते हैं एक्चुअली, तो संगत कोण के सामने वाली भुजा ही क्या होती है, संगत भुजा। संगत कोण क्या होता है तो वो भी आप सुन ले कि जो एंगल, अगर आपने इस तरीके से दो आपने ट्राइंगल लिए हैं और वो अगर समरूप है तो उनमें जो इक्वल एंगल है, ठीक है, कि ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये है, तो इनके सामने वाली भुजा देखें तो ये भुजाएं क्या कहलाएगी, संगत कहलाएगी। और इन संगत भुजाओं का अगर रेशियो 1:1 हो रहा है, आप यहाँ देखेंगे तो L से L कट जाएगा और ये क्या आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, तो अगर संगत भुजाओं का रेशियो किसी भी ट्राइंगल में 1:1 आ रहा है और उनके तीनों कोण अगर बराबर है तो वो ट्राइंगल क्या कहलाते हैं आपके, वो ट्राइंगल कहलाते हैं सर्वांग सम। ये मैंने आपको सर्वांग समता में भी बताया, जो मैं आपको यहाँ पर इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था, बट आपने बहुत पहले पढ़ा है तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए, इसलिए मैंने बताया कि ये तरीका होता है सर्वांग समता प्रूफ करने का। ठीक है, या किस ट्राइंगल में अगर दो ट्राइंगल आपको दे दिए जाए तो उनमें सर्वांग समता कैसे बताओगे, वो ये तरीके होते हैं कि क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन होती है कि तीनों कोण बराबर होने चाहिए, और सेकेंड कंडीशन होती है कि उनकी किसी भी एक संगत भुजा का रेशियो क्या आना चाहिए, वो 1:1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम से आप ये बोल सकते हो कि अगर सर्वांग सम है, ये दोनों ट्राइंगल अगर क्या है, सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम में ही इसकी डेफिनेशन है कि इनके सारे अंग समान हैं। ये यहाँ पर देख भी ले आप कि सारे अंग अगर समान है तो इस ट्राइंगल की आप देखें यहाँ पर ट्राइंगल AOB की जो लेंथ यहाँ पर L है, वही इस ट्राइंगल OCD में यहाँ पर भी एक लेंथ क्या है, L है। मीन्स ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इनकी जो बाकी जो भुजाएं बची है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बाकी संगत भुजाएं क्या क्या हो सकती है वो आप देखें। तो यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें, बाकी संगत भुजाएं क्या क्या होगी वो आप देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें थीटा के सामने क्या है, तो इसमें थीटा के सामने क्या है, BO। ठीक है, थीटा के सामने क्या है, इस ट्राइंगल में, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ अभी AOB की, तो इसमें थीटा के सामने आपको मिलेगा BO। क्या मिलेगा, इसमें थीटा के सामने आपको BO मिलेगा, और इसमें यहाँ पर थीटा के सामने आपको क्या मिलेगा, तो थीटा के सामने आपको मिलेगा OD। ठीक है, OD। तो इनका रेशो भी क्या होना है, 1:1, क्योंकि सर्वांग समता यही होती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर सर्वांग सम है दो ट्राइंगल तो उनके सारे अंग क्या होंगे, समान होंगे। मीन्स अगर इसमें ट्राइंगल के सामने अगर ये लेंथ मान लो कि 4 सेंटीमीटर हो गई तो ये लेंथ इसमें थीटा के सामने भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि इनके सारे अंग क्या है, समान है। ठीक है, तो आप बता दोगे कि ये BO से OD का रेशियो क्या है, 1:1। मीन्स आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि किसी भी आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आपने यहाँ से देखा कि समद्विभाजित किया है इसने, ये अगर इस तरीके से इस विकर्ण को डाला था तो ये इसके मिड पॉइंट से जा रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये लेंथ अगर 4 और 4 8 है टोटल, तो ये इसको एक 4 पार्ट इधर बच रहा है और ये वाला पार्ट 4 जो है 4 सेंटीमीटर इधर बच रहा है। मीन्स आपने जो अभी तक पढ़ा था
जो अभी तक सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, रटी थी या समझी थी, मेरे को नहीं पता, बट आपने यहाँ पर उसका प्रूफ देखा है कि किसी भी आयत के विकर्ण एक दूसरे को एक्चुअली समद्विभाजित करते हैं। तो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और वो कहाँ से प्रूफ किया है, तो आपने सर्वांग समता से प्रूफ किया है। तो आप लिख लें कि किसी भी आयत आयत, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल, आयत के विकर्ण, ये आपने एक्चुअली वहां पर भी पढ़ा था। अगर आपने स्क्वायर पढ़ा है तो वहां पर भी आपने समझा था कि किसी भी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सेम है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक कंडीशन चेंज होगी। वो क्या होगी वो आप आगे समझेंगे अभी। तो ये लिखे पहले तो कि किसी भी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, जो आपने यहाँ पर देखा है, अभी मैंने बांट कर बताया आपको, ठीक है। समद्विभाजित करते हैं। एक बार और बता दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देखें कि किसी भी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कैसे करते हैं। तो आपने क्या किया उसके लिए कि ये दो ट्राइंगल लिए आपने, ये आमने सामने वाले दोनों ट्राइंगल लिए। तो ये दोनों आमने सामने वाले जो ट्राइंगल आए ये क्या है, तो ये आए आपके सर्वांग सम। अगर ये सर्वांग सम थे तो इसमें ये लेंथ अगर 4 आई थी, मीन्स इस थीटा के सामने अगर ये 4 थी, या मान लो अगर कि इसका रेशियो अगर 1 है, या इसको कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है, कि अगर ये 1 ले ली तो इसमें इस ट्राइंगल में इसकी संगत, मतलब आपको पहले देखना है कि संगत भुजाएं कौन कौन से होगी, ठीक है। तो संगत भुजाओं पर कैसे आओगे, तो आपको जाना है कि संगत कोण कौन कौन से है। तो इसमें अगर ये थीटा लिया है तो इसमें भी क्या लेना है, थीटा लेना है। तो ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण। और इस थीटा के सामने वाली अगर ये भुजा देखोगे तो ये भी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसमें थीटा के सामने अगर 1 है तो इसमें भी थीटा के सामने क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। तो आपने बोला कि ये पूरी लेंथ क्या है, पूरी लेंथ अगर 2 है आपकी, ये जो डीबी है यहाँ पर, इस डीबी को देखें कि पूरा अगर 2 है तो ये एक ऐसी लाइन है, मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट है आपका कि इसका DO और OB, ठीक है, DO और OB दोनों कितना आ रहा है, 1 मतलब 1 आ रहा है। मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है, इस विकर्ण का क्या है, मध्य बिंदु है। मीन्स इस विकर्ण को ये O जो है ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि किसी भी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। अब इसको लिख भी ले आप इसको अच्छे से, और इसको लिख ले अच्छे से। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, एक मिलेगा आपको क्या, OB, जो मैंने अभी बताया ये वाला OB, और ये बराबर होगा किससे, OD के, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। उसी तरीके से जो है यहाँ पर आप और जो है थोड़ी बेसिक चीज़ें इसमें समझ ले पहले, फिर लिखते हैं सारी चीज़ें। इसमें थोड़ा बेसिक और समझे कि इसमें इस रेक्टेंगल में आप क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अभी यहाँ पर क्या क्या प्रूफ कर लिया है, तो आपने अभी यहाँ पर प्रूफ किया है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये क्या है, सर्वांग सम है। मीन्स अगर ये AOB और ये अगर COD अगर दोनों सर्वांग सम है तो इसमें अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। मीन्स अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ये तो प्रूफ हो ही गया था पहले ही, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। बट आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, ये क्या है इसके, ये वाला 1 है, ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड 1 है। और उसी तरीके से अगर देखिए तो ये जो साइड होगी वही साइड ये वाली होगी, ठीक है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी कि ये जो साइड है इसकी AO और ये जो OC है इनका रेशियो भी क्या होगा, 1:1 होगा। ये जो AO है और ये जो OC है इनका रेशियो भी क्या होगा, 1:1 होगा। और अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे 1:1 आ रहा है, तो इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। अभी कि अगर यहाँ पर आप देखें, आपने क्या प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग सम है। तो इनके सर्वांग समता का मतलब क्या है कि तीनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल आपका ये है उतना ही एंगल ये होगा। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे निकालोगे, मीन्स एक्चुअली आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये जो एंगल यहाँ मैं व्हाइट इसको मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल आपको निकालना है। कि अगर ये एंगल आपको मिल जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये वाला एंगल आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपल चीज़ें हैं। आप क्या करेंगे कि अगर इस ट्राइंगल में आप सर्वांग समता से देखेंगे कि संगत भुजाओं का अगर रेशियो देखेंगे, ठीक है, संगत भुजाओं का क्या देखेंगे, रेशियो। यहां से आप देखने का ट्राई करें, मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मीन्स इन दोनों ट्राइंगल के ये वाला एंगल क्या है, समान है। तो इसमें अगर इसके सामने ये अगर आप ले रहे हो कि ये अगर मान लो 1 यूनिट, ठीक है, ये 1 यूनिट यहाँ पर ले लिया, तो कुछ और ले लेते हैं इसको,
या फिर मैं ले रहा हूँ इसको 1 यूनिट, वो वाला मैंने मिटा दिया है, इसको 1 मिनट के लिए ले आपके, इसके सामने ये क्या है 1 यूनिट है। मीन्स अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना आएगा, इसके सामने 1 यूनिट आएगा, क्योंकि ये क्या है दोनों सर्वांग सम है, और सर्वांग सम में क्या होता है कि संगत कोण के सामने वाली संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये अगर 1 है तो ये भी क्या होगा 1 होगा। मीन्स ये दोनों भुजाएं भी क्या है बराबर है। अगर ये दोनों भुजाओं का रेशियो 1-1 है और ये दोनों डायगोनल क्या है, एक्चुअली थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वो कितने होते हैं a² प्लस b²। ठीक है, अब मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है समझाने का ट्राई करूंगा कि एक्चुअली ये इक्वल कैसे आया। तो आप यहाँ पर देखें 1 मिनट के लिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर आप समझेंगे कि अगर इस तरीके से एक क्या है रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, ये 2 डायगोनल डाले हैं आपने, और ये वो एक ऐसा पॉइंट है, वो एक ऐसा पॉइंट है जो आपने प्रूफ किया है अभी कि ये अगर 1:1 है तो ये भी क्या होना है 1:1 होना है। ठीक है, 1:1। अभी यहाँ पर 1:1 लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों डायगोनल है इनकी लेंथ सेम है। ठीक है, कि अगर ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो इस वाले की लेंथ भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर ही है। जो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि किसी भी आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये वाली लेंथ 1:1 में डिवाइड कर रही है तो ये भी कितना आएगा, ये तो अभी रेशियो लिया था, अब मैं जो है डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ कि अगर ये जो बिंदु है ये क्या है, मध्य बिंदु है, इस डायगोनल को क्या कर रहा है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये भी 2 आएगा और ये भी कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, और ये वाला जो डायगोनल है, ये जो पॉइंट है इस वाले डायगोनल को क्या कर रहा है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा। मीन्स आयत के क्या होते हैं, आयत के विकर्ण अगर बराबर होते हैं तो वो कितने होंगे, यहाँ पर समद्विभाजित करेंगे और ये जो चारों पोर्शन आएंगे ये क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे कि जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी, वही लेंथ ये होगी और वही लेंथ क्या होगी ये होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, अब यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसका रेशियो अगर 1:1 आ रहा है, ठीक है, इन साइड का रेशियो 1:1 आ रहा है, तो इन साइड का रेशियो भी क्या रहेगा 1:1 ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा 1:1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले ट्राइंगल AOB में देखें, किसमें AOB में देखें, AOB इसमें अगर आप देखेंगे तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो इनके जो सामने वाले कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपने यहाँ पर अगर इस साइड के सामने अगर आपके थीटा दे रखा है तो इस साइड के सामने भी यहाँ पर क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 भुजाएं बराबर तो 2 कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिंपल चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस वाले ऊपर वाले में भी यही चीज़ें होगी, यहाँ पर भी ऊपर वाले में अगर देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि अगर ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ भी कितनी है, 1 है। मीन्स अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस ट्राइंगल DOC में 2 लेंथ बराबर, तो 2 जो आपके कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके सामने अगर थीटा है तो इसके सामने भी क्या आएगा, आपका थीटा आएगा। मीन्स आपने क्या देखा कि इसके ये दोनों एंगल क्या है, थीटा, और ये वाला एंगल आपको पता नहीं है तो ये भी थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे निकालना है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ समझोगे। बट ये इतना आपको अभी तक समझ में आया होगा कि एक्चुअली ये थीटा और ये थीटा क्यों आया। ठीक है, मीन्स जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये आपको समझ में आया होगा कि किसी भी आयत में इस तरीके से अगर विकर्ण डाल दिया जाए तो उनके ये जो यहाँ पर ये जो शीर्ष पर ये जो कोण बन रहे, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, क्यों होगा ऐसा, तो ये है कि अगर ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ भी 1 है, और इस लेंथ से किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले 2 कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस प्रॉपर्टी से आपने ये क्या किया है, यहाँ पर प्रूव किया है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आप देखें कि एक है लेंथ यहाँ पर क्या है AO, ये पॉइंट O है तो एक है AO, एक है OC बराबर एक है BO बराबर एक क्या है OD। ठीक है, ये क्या है, ये डायगोनल के क्या है, यहाँ पर ये जो विकर्ण है इनके क्या है, ये चारों पार्ट है कि इस विकर्ण को ये 2 भागों में बांटा है और इस विकर्ण को मैंने इन 2 भागों में बांटा है। तो एक्चुअली ये क्या होंगे, किसी भी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो इस तरीके से उनके 4 पार्ट बनेंगे, और ये जो चारों पार्ट होंगे ये क्या होंगे, या तो AC का आधा ले ले, मीन्स पूरे इस AC डायगोनल का आप आधा ले ले, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये है, तो इसका आधा ले ले या इस डायगोनल का आधा ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है उसको। तो या तो AC का आधा या BD का क्या होंगे, आधा होंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी, अभी तक इतनी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आयत के विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं, समद्विभाजित नहीं करते, वर्ग के करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर आपको समझना है, एक चीज़ और समझनी है कि आमने सामने वाले जो होते हैं वो ट्राइंगल क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ सारी चीज़ें मिटाकर
कि सर्वांग सम कैसे होते हैं। एक तो आपने प्रूफ कर ही लिया है कि ये आमने सामने वाले क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। AOB बराबर DOC हो गया, ये सर्वांग सम हो गए। तो इस आगे वाली स्लाइड में आपको लेकर मैं समझाता हूं कि और इसमें क्या क्या चीजें होनी है। इस तरीके से अगर ये ABC में ले रहा हूं, एक मीन्स रेक्टेंगल लिया है, तो इसमें आप देखें कि इसमें ABCD, ठीक है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। इसमें इस तरीके से दो मैंने क्या डाले हैं, डायगोनल डाले हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जैसा आपने देखा था अभी 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा था तो ये भी कितना था, थीटा था। और ये कितना आया था आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये कितना आया था आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक पॉइंट आप लिखे जिसको मैं बता देता हूँ एक बार और, कि आयत में आमने सामने वाले, ठीक है, आमने सामने ऐसे लिख लेना है आपको, आमने सामने वाले रेक्टेंगल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल जो होते हैं, ठीक है, जो आमने सामने ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, एक ये वो लिए, तो आप ये तो ऐसा लिख ले कि आमने सामने वाला जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है आपका, वो क्या होता है, सर्वांगसम होता है। मीन्स उनके सारे अंग क्या होंगे, समान होंगे। या फिर आप क्या लिखें यहाँ पर, रेक्टेंगल नहीं, सॉरी, ट्राइंगल लिख लें। ये क्या बन रहे हैं, आमने सामने ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ये जो ट्राइंगल होंगे ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे। और वो कौन से होंगे, आमने सामने वाले। जब आपने वर्ग पढ़ा था तो वर्ग में अगर इस तरीके से क्या बन रहे थे, वर्ग में इस तरीके से आपके ये चारों जो बन रहे थे, ये चारों क्या बन रहे थे, आपके ट्राइंगल बन रहे थे। ये चारों ही ट्राइंगल वहां पर क्या थे, सर्वांगसम थे। काय में, वर्ग में। तो वर्ग में चारों ही सर्वांगसम थे। बट यहां पर कंडीशन ये है कि यहां पर सर्वांगसम क्या होंगे, आमने सामने वाले सर्वांगसम होंगे। बट इनका एरिया जो होगा, एरिया चारों का क्या होगा, एरिया चारों का इक्वल होगा, ठीक है, एरिया चारों का इक्वल होगा। मीन्स एरिया जो होगा सभी ट्राइंगल का इक्वल होगा। अब ये कैसे होगा, ये सारी चीजें आप समझेंगे यहाँ पर अभी। तो सभी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। ये मैंने लिखा है, इसको मैं समझाऊंगा अभी क्या क्या मैंने बताया। एक बार और आप एज ए स्टेटमेंट देखें कि किसी भी रेक्टेंगल के आमने सामने वाले ट्राइंगल जो बनते हैं वो सर्वांगसम बनते हैं, और एरिया जो होता है चारों का इक्वल होता है। अब ये आप समझने का ट्राई करें यहाँ पर कि आपने देखा कि ये थीटा, तो ये वाले क्या है, सिर्फ मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स शीर्षाभिमुख कोण है। तो हेलो दोस्तों, लाइट चले जाने के कारण वीडियो जो है बंद हो गया था, तो वापस से आप इसको रिकनेक्ट करें। मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था कि किसी भी आयत में आमने सामने वाले जो ट्राइंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, और एरिया सभी ट्राइंगल का क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और अब जो है आपको क्या समझना है यहाँ पर कि एक्चुअली ये क्यों होता है, सारी चीज़ें क्यों होती है, इनका क्या समझना है आपको, वाई समझना है, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट सर्वांग समता से ही आप समझोगे कि अगर आमने सामने वाले ट्राइंगल आपने देखा था कि ये क्या है, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये थीटा है, ये थीटा है, इसमें भी ये दोनों एंगल थीटा है, ये तीसरा एंगल क्या है, बराबर है। मीन्स तीनों कोण बराबर है, और ये अगर एल है तो ये भी क्या है, एल है। मीन्स ये आमने सामने वाले एंगल क्या है, यहाँ पर सर्वांगसम हुए थे। उसी तरीके से अगर ये आमने सामने वाले एंगल देखोगे आप यहाँ पर, मीन्स ये ट्राइंगल देखोगे तो ये भी क्या आएंगे, आपके सर्वांगसम आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, इस ट्राइंगल में भी दोनों एंगल जो है 90 माइनस थीटा है, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इधर वाले मीन्स ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, आपके सर्वांगसम। आप अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो कि त्रिभुज AOB और आपके त्रिभुज जो है COD क्या है, सर्वांगसम है। उसी तरीके से आपके त्रिभुज AOD और आपका त्रिभुज BOC, ठीक है, ये क्या है, आपका सर्वांगसम है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आमने सामने वाले जो आपको क्या लिखना है कि किसी भी आयत में आमने सामने वाले ट्राइंगल सर्वांगसम होते हैं, और एरिया इनके क्या होते हैं, सभी ट्राइंगल के एरिया इक्वल होते हैं। अब वो कैसे होता है, एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट आपको समझना है, सेकंड वाला जो पॉइंट है ये कि इनके एरिया सभी के इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि अगर सर्वांगसम आमने सामने वाले होते हैं तो एरिया भी आमने सामने वाले ट्राइंगल का ही इक्वल होना चाहिए। बट सभी का एरिया इक्वल क्यों होता है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से एक फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, इसमें मैंने एक लेंथ यहाँ पर ड्रॉ की है, और इस लेंथ को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो लेंथ है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, इसको अगर नाम दूँ तो ये क्या है, ABC, और इसको क्या ले आप D ले, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये BD है, इस BD को देखेंगे, अगर आप इस BD को अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर, या फिर इसको इसी तरीके से लेते हैं जो इस ट्राइंगल में आपका बन रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए
कि ये क्या है, डी है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, ओ है। तो इस ए ओ लेंथ को देखें, ये ए ओ लेंथ एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, इस डायगोनल की क्या है, बाइसेक्टर है, दो बराबर भागों में बांट रही है। मीन्स ये क्या है, मीडियन है, इसको क्या बोल सकते हैं, मीडियन। तो मीडियन किसी भी ट्राइंगल को दो बराबर भागों में बांटती है, ये आपने पढ़ा होगा। मीडियन माध्यिका किसी भी ट्राइंगल को दो बराबर भागों में बांटती है, ये मैंने अच्छे से आपको माध्यिका जब पढ़ाई थी केंद्रक में बताया था। ठीक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया थे, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो आपको पता चला कि माध्यिका किसी भी ट्राइंगल को दो समान रेशो में जो करती है, डिवाइड करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर इसका एरिया एक है तो इसका एरिया भी क्या होगा, एक होगा। अब आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग सम है, ऊपर वाला और नीचे वाला। मीन्स इसका एरिया एक है तो इसका भी एक आएगा, इसका एक है तो इसका भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो आप क्या बोल देंगे कि किसी भी आयत में आमने सामने वाले जो होते हैं त्रिभुज जो बनते हैं, चार त्रिभुज, उनमें आमने सामने वाले त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं और एरिया चारों का क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो एरिया सभी का क्या होगा, इक्वल होगा। यही आपको एक्चुअल में एक रेक्टेंगल में समझना था कि रेक्टेंगल की अगर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको सारी पता होनी चाहिए कि इनके डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, किसी भी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये आपको पता चला होगा। फिर इसमें आमने सामने वाले जो होते हैं आपके ट्राइंगल जो होते हैं सर्वांग सम होते हैं, एरिया सभी ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। मीन्स अगर आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल का एरिया दे दिया जाए कि इस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया अगर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है तो इसका भी 40 होगा, इसका भी 40 होगा, इसका भी क्या होगा, 40 होगा। और इस एक से अगर पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो 40 इंटू क्या कर देंगे आप, 4 कर देंगे। ठीक है, अब एक कंडीशन और रह जाती है कि इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ये आपने पढ़ा है कि आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, बट जो होता है 90 डिग्री पर नहीं करते। ठीक है, विकर्ण यहाँ पर लिख लें, विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं, या यहीं पर मैं लिखवा देता हूं जो पॉइंट आपने यहाँ लिखा था कि किसी भी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बट नॉट एट 90 डिग्री, या फिर ऐसा लिख ले कि 90 डिग्री पर नहीं, 90 डिग्री पर नहीं। अब आपने वर्ग में देखा था तो एक्चुअली वर्ग में ऐसा हो रहा था कि इस तरीके से अगर एक वर्ग था तो वर्ग में ये जो विकर्ण यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा था, ये विकर्ण पर जो यहाँ पर ये पॉइंट, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा था ये कितना 90 डिग्री का बन रहा था। कहाँ पर, वर्ग में। बट आयत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आयत में देखेंगे तो ये क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और अगर ये एंगल निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री -2 थीटा। ठीक है, 180 डिग्री -2 थीटा कैसे आया कि क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये थीटा, तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री -2 थीटा। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है, और 90 डिग्री के बराबर अगर होता तो आपका ये क्या हो जाता, वर्ग हो जाता। अगर ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होता तो ये आपका वर्ग होता, क्योंकि ये दोनों भुजाएं फिर क्या हो जाती, अगर ये 90 डिग्री के बराबर होता तो ये दोनों भुजाएं फिर क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा सारी चीज़ें। मैंने क्या क्या बताया है आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, और यही आज का इसका रहेगा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है पहले, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उस पर। फिर मैंने आपको बताया कि इसका जो मेंसुरेशन वाला पार्ट क्या होता है, अगर आपको आयत बताना है तो सिंपल कैसे बताएंगे, वो सारी चीज़ें आपने देखी। इसके विकर्ण जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं, ये आपने देखा। फिर आपको जो है इसकी ज्योमेट्री अच्छे से समझनी है। इसमें 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि शीर्ष कोण को इसके विकर्ण समद्विभाजित नहीं करते हैं, इसके आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बट 90 डिग्री पर नहीं करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर नहीं करते हैं, और समद्विभाजित अगर करते हैं तो ये जो चारों पोर्शन होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर आपने देखा था कि इसमें आमने सामने वाले जो होते हैं त्रिभुज जो बनते हैं, वो आमने सामने वाले त्रिभुज जो होते हैं सर्वांग सम होते हैं, और एरिया जो होता है चारों ही ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, ये आपने देखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आयत से रिलेटेड है, जो बेसिक आपके नीड जो होनी चाहिए वो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इस तरीके से आपके सारी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको स्क्वायर में, कहाँ पर, स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, और वहाँ पर बताया था कि ये रेक्टेंगल में भी यूज आएगी आपकी। ठीक है, ये आप एक बार और देख ले ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहें। अगर इस तरीके से एक रेक्टेंगल है तो उसमें मैंने आपको स्क्वायर में क्या बताया था कि अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट पी ले रहे हो और मध्य बिंदु से इसको पी पॉइंट को मिला रहे हो, ठीक है, इस
रेक्टेंगल मीन्स इस स्क्वायर के मध्य बिंदु से इस पॉइंट P को मिला रहे हो, ये अगर पॉइंट P है तो यहाँ पर अगर ये A है, ये B है, ये X है, ये Y है, तो आपका क्या आता था, A प्लस बी बराबर क्या आता था, X प्लस वाई बराबर क्या आता था, इस स्क्वायर 1/2 मीन्स इस स्क्वायर का आधा, मीन्स इस स्क्वायर का एरिया अगर 16 है तो इसका आधा आता है आपका A प्लस बी और आधा ही आता है X प्लस वाई। ठीक है, तो क्या आता है, ये स्क्वायर ABCD का एरिया का आधा। ये मैंने आपको कहाँ पर स्क्वायर में अच्छे से बताया। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पर लिखी है, तो ये यहाँ पर इस रेक्टेंगल में भी लागू होगी कि अगर आपने इस रेक्टेंगल ABCD में एक पॉइंट क्या लिया है, P लिया है, तो इस पॉइंट P को अगर यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से मिलाओ इस तरीके से, इसके मिड पॉइंट से मिलाओ इस तरीके से, तो ये जो यहाँ पर चार आपके क्या बन रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, चार एरिया बन रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पर इसमें अगर ये है, ये A है, ये B है, ये X है, ये Y है, तो यहाँ पर A प्लस बी मीन्स आमने सामने वाले एरिया का योग बराबर X प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का आधा। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया का आधा, या फिर ऐसा लिखें, रेक्टेंगल के एरिया का ABCD का क्या हो जाएगा, आधा। मीन्स अगर पूरे रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है कि अगर मान लो 40 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछ ले कि इस वाले पार्ट का एरिया क्या आएगा या इन दोनों पार्ट का एरिया क्या आएगा, तो आप इस 80 का आधा कर देंगे, कितना कर देंगे, 40, और वो क्या होगा, इन दोनों पार्ट का एरिया होगा, ये जो आमने सामने वाला पार्ट है। ठीक है, और आपसे यहाँ पर इसमें से एक वैल्यू ये भी दे सकता है कि मान लो ये कितनी दे दी, 10 दे दी, और आपसे पूछ लेगा कि ये A वाला पार्ट बताओ, तो आपको पता है कि इन दोनों का योग क्या आना है, पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा आना है। बट इसमें से ये 10 है तो 40 में से एक 10 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी किसी तरीके से पूछ सकता है, जो क्वेश्चन में आप करेंगे। मैं जो है RS अग्रवाल का जो आपके जो इसके जो चतुर्भुज के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे करूँगा, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है जो आपको पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, इन पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये है रेक्टेंगल का, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने बेसिक से और रिलेट करके, वर्ग से रिलेट करके सारी चीज़ें पढ़ाई है, ताकि अगर आप रिलेट करके पढ़ो तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन सारी आपको थ्योरी जो है इनकी पढ़ा दूंगा, पांचों आपको जो है आपके चतुर्भुज, ये पढ़ाने के बाद जो है इसकी जो क्वेश्चन बनते हैं मीन्स 20 से 25 क्वेश्चन जितने भी हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्वेश्चन भी करेंगे बट इस पर क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले जो है आप थ्योरी पढ़ लें, और थ्योरी पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे, आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएगी, तो आप क्वेश्चन में ईजिली उनको अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, तो आप वीडियो को शेयर करें और जो है दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।